Hello students, today we will do the next topic of the chapter number 7 directing, that is barriers to communication. After the completion of this session, you will be able to discuss various barriers to communication and the measures to overcome these barriers to communication. So let's start with our topic barriers to communication. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट आर बैरियर्स. बैरियर्स मीन्स एनी काइंड ऑफ obstructions, hurdles or problems in the flow of communication or in the process of communication due to which the receiver is not able to understand the message in the same manner as sender wanted it to be. इसका मतलब है कि बैरियर्स वो रुकावटें हैं, वो डिले है या समझने में कुछ अटकल हो सकती है जिसकी वजह से रिसीवर मैसेज का वो मीनिंग नहीं समझ पाता जो सेंडर चाहता था. कम्युनिकेशन के अंदर 4 तरह की बैरियर्स आ सकती हैं. वन इज सिमेंटिक बैरियर्स, देन साइकोलॉजिकल बैरियर्स, देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड लास्ट वन पर्सनल बैरियर्स. सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेंटिक बैरियर्स की. देखिए, जो सिमेंटिक बैरियर्स हैं बेसिकली दीज आर द बैरियर्स कंसर्न्ड विद द लिंग्विस्टिक्स ऑफ द मैसेज. तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी बैरियर्स हैं वो हमारी सिमेंटिक बैरियर्स की कैटेगरी में आएंगी. These are concerned with the problems and obstructions in the process of encoding and decoding of message into words or impressions. Normally, these barriers arise on account of use of wrong words, faulty translations, different interpretations, etc. तो ऐसी कोई भी बैरियर्स जो मैसेज में गलत वर्ड यूज़ करने से, गलत ट्रांसलेशन से या जो हमने वर्ड यूज़ किया है उसका मीनिंग ना बताने की वजह से या मैसेज इटसेल्फ अपने आप में ही कंप्लीट ना होने की वजह से या कुछ टेक्निकल लैंग्वेज की वजह से मैसेज के कम्युनिकेशन में रुकावट आती है, दे ऑल आर नोन एज सिमेंटिक बैरियर्स. इसके अंदर कई टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. समटाइम्स इंटेंडेड मीनिंग मे नॉट बी कन्वेड बाय अ मैनेजर टू हिज सबऑर्डिनेट्स. कई बार जो मैनेजर है अपने सबऑर्डिनेट्स को जो वो मीनिंग समझाना चाहता है समझा नहीं पाता. These badly expressed messages may be on account of inadequate vocabulary, usage of wrong words or omission of needed words. ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कई बार मैनेजर की खुद की वोकेबलरी इतनी नहीं होती कि वर्कर्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग समझा पाए, या मैसेज में कुछ गलत वर्ड्स यूज़ किए या जिन वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए था उन वर्ड्स को यूज़ नहीं किया. इट मीन्स मैसेज अपने आप में ही क्लियरली एक्सप्रेस्ड नहीं है, ड्यू टू विच रिसीवर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली. नेक्स्ट इज सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स. कई बार मैसेज में कुछ ऐसे सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग हो सकता है. अब अगर सेंडर चाहता है कि रिसीवर उसको सही तरीके से समझे तो उसे रिसीवर को पहले उसका मीनिंग बताना चाहिए कि ये सिंबल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा. और अगर सेंडर वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं करता तो रिसीवर में इंटरप्रेट इट डिफरेंटली. नेक्स्ट, अ वर्ड में हैव सेवरल मीनिंग्स. द रिसीवर हैज़ टू परसीव वन सच मीनिंग फॉर द वर्ड यूज्ड बाय द कम्युनिकेटर. समटाइम्स there are words which have different types of meanings, but in what context the sender is using it, it should be conveyed to the receiver. Only then the receiver will be able to understand the message in proper manner. For example, if we see the word value, it has many meanings. Value means price, value means importance, value means moral values. तो अब सेंडर ने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, इट शुड बी कन्वेड टू द रिसीवर. ओनली देन द रिसीवर विल बी एबल टू इंटरप्रेट इट. अदरवाइज रिसीवर में इंटरप्रेट इट डिफरेंटली एंड मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज in proper form.
Next is faulty translations. Sometimes the communication originally drafted in one language needs to be translated to another language so that it can be communicated to the workers. तो अगर जिस पर्सन ने मैसेज को ट्रांसलेट किया है ही हिमसेल्फ इज़ नॉट प्रोफिशिएंट इन बोथ द लैंग्वेजेस, तो पहले तो वो खुद ही सही तरीके से उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, ना ही वर्कर्स को समझा पाएगा। और कई बार ट्रांसलेशन इस तरीके से की जाती है कि ट्रांसलेटर मैसेज का मीनिंग ही बदल देता है, ड्यू टू विच रिसीवर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन अ प्रॉपर मैनर। नेक्स्ट इज अनक्लैरिफाइड assumptions. Some communications may have certain assumptions which are subject to different interpretations, and these interpretations may be different for the sender and receiver. For example, एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करता है टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, और बॉस ये मानता है कि सबऑर्डिनेट नोज ही हिमसेल्फ शुड नो दैट टेक केयर का मतलब बहुत ही पूरा अच्छे से उसको एयरपोर्ट से लेके आना है, होटल में छोड़ना, उसके एकोमोडेशन का, खाने पीने का, उसके घूमने का, हर चीज़ का ध्यान रखना है। पर सबऑर्डिनेट ये समझ सकता है कि टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट मीन्स एयरपोर्ट से सिर्फ होटल तक उसको प्रॉपरली छोड़ देना। तो जब कोई भी सेंडर अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस लेके चलता है, ये मान के चलता है कि रिसीवर को ये बात तो पता ही होगी, तो उस वक्त भी रिसीवर और सेंडर दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग अलग होने की वजह से जो मैसेज है सही तरीके से रिसीवर को समझ में नहीं आता एंड वर्क कैन नॉट बी कैरिड ऑन प्रॉपरली। नेक्स्ट इज टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन क्या है? इट इज़ यूजुअली फाउंड दैट स्पेशलिस्ट यूज टेक्निकल जार्गन वाइल एक्सप्लेनिंग टू द पर्सन्स हु आर नॉट स्पेशलिस्ट इन द कंसर्न्ड फील्ड। कई बार आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं या सीएस हैं, वो कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं जो एक लेमैन को समझ में नहीं आते। तो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स व्हेन दे आर यूज्ड दे शुड बी communicated to the receiver properly and their meaning should also be explained to them. अगर रिसीवर ये बात नहीं पूछता और उसको टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो अगेन इट में एक्ट एज अ सिमेंटिक बैरियर ड्यू टू द लैंग्वेज यूज, ड्यू टू द टेक्निकल लैंग्वेज द रिसीवर may not be able to interpret the message in the manner as the sender wanted it to be. Next is body language and gesture decoding. Every movement of body communicates some meaning. Sometimes there is no match between our expression and whatever is being said. अगर हमारे जो हम कह रहे हैं और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज हैं या जेस्चर्स हैं उनमें कोई मिसमैच है तो रिसीवर में नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट, और उस केस में जो रिसीवर है मैसेज को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। सो ऑल दीज वर दी सिमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या हैं? दीज आर रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। कि रिसीवर और सेंडर दोनों की स्टेट ऑफ माइंड क्या है जिस वक्त मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है, मैसेज पास ऑन किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही चिंता में है, जो बहुत वरीड पर्सन है, उसे भी मैसेज समझ में नहीं आएगा, और जो बहुत ही गुस्से में है उसे भी मैसेज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी, उसकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी नहीं है दैट ही मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज। सो दीज टाइप ऑफ बैरियर्स are known as psychological barriers or emotional barriers. अब इसके भी कई पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज premature evaluation. Sometimes people evaluate the meaning of the message before the sender completes the message. कई बार जो रिसीवर है वो पहले से ही ये मान लेता है कि मुझे तो ये पता ही है, या सेंडर को बीच में ही रोक देता है, या सेंडर की कंप्लीट करने से पहले ही वो जज कर लेता है कि दिस इज व्हाट द सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, कई बार कुछ सबऑर्डिनेट्स
ये अपने मन में ही इवैल्यूएशन कर लेते हैं, मन में ही सोच लेते हैं कि जो बॉस है ही इज़ देयर ओनली टू फाइंड दी फॉल्ट्स। तो उस वक्त अगर हम ये सोच के रखते हैं कि बॉस इज़ देयर टू ओनली फाइंड दी फॉल्ट्स, अगर हमने पहले से इस चीज़ को इवैल्यूएट कर लिया है, तब जो बॉस कहेगा हमारा ध्यान उसकी तरफ कभी भी नहीं जाएगा। सो मैसेज में नॉट बी कन्वेड प्रॉपरली। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन। The preoccupied mind of the receiver and resultant non-listening of the message acts as a major psychological barriers. कई बार एक एम्प्लॉई अपने बॉस को या एक सबऑर्डिनेट अपने बॉस को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, और जो बॉस है प्रिटेंड तो कर रहा है कि ही इज़ वेरी मच कंसर्न्ड विद हिम और हर, बट बॉस अपने आप में इतना ऑक्यूपाइड, इतना बिजी है कि वो उसकी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहा। और जब सबऑर्डिनेट को अपने बॉस के फेस एक्सप्रेशन से पता लगता है कि बॉस इज़ नॉट लिसनिंग टू हिम और हर, देन द सबऑर्डिनेट में गेट डिसअपॉइंटेड. So it is also a sort of psychological barrier. Next is loss by transmission and poor retention. कई बार जब हम ओरल मैसेज कम्युनिकेट करते हैं या जब कोई मैसेज डिफरेंट लेवल्स के थ्रू होके जाता है, तो मैसेज फाइनल लेवल तक पहुंचने से पहले कई बार बीच में ही डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिसीवर तक नहीं पहुंच पाती। तो जब भी कम्युनिकेशन के लिए लॉन्ग चैनल होगा या हम ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे, उस वक्त मैसेज में नॉट बी परसीव्ड बाय द रिसीवर इन एन एक्यूरेट मैनर. नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट. डिस्ट्रस्ट मीन्स इट इज़ अ डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटी. सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर आपस में डिस्ट्रस्ट वाली फीलिंग है, अगर दोनों ही पार्टीज एक दूसरे पे विश्वास नहीं करती, तो उस वक्त भी जो मैसेज है कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय बोथ द पार्टीज इन प्रॉपर मैनर, क्योंकि दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर फेथ ही नहीं है. ना सेंडर ध्यान से अपनी बात कम्युनिकेट करेगा, ना रिसीवर उसको समझने की कोशिश करेगा. सो दैट में ऑल्सो एक्ट एज ए साइकोलॉजिकल बैरियर. और ये डिस्ट्रस्ट तभी आता है जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशंस अच्छे ना हों. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेन टाइप ऑफ बैरियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. अब ये कौन से बैरियर्स हैं? दीज आर द बैरियर्स विच आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसके अंदर भी कई तरह के बैरियर्स हैं. द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. इफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इज नॉट सपोर्टिव टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, देन इट मे हैम्पर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही ऐसी है जिसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट है सही तरीके से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा, या जो भी मैसेज होगा वो राइटिंग में ही होना चाहिए, कोई ओरल मैसेज नहीं होगा, इन दैट केस इट मे लीड टू डिले इन एक्टिविटीज़. सिमिलरली अगर कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी है इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल, इन दैट केस ऑल्सो पीपल मे नॉट बी एनकरेज टू हैव फ्री कम्युनिकेशन. So this acts as a organizational barrier to communication. Next is rules and regulations. Rigid rules and cumbersome procedures may also be a hurdle to communication. अगर communication करने के जो हमारे चैनल हैं वही बहुत rigid and strict हैं और उसी के थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं, तो उस वक्त भी कई बार लॉन्ग चैनल्स की वजह से या प्रेस्क्राइब चैनल की वजह से कम्युनिकेशन में देरी हो सकती है. नेक्स्ट इज स्टेटस. इट इज़ द स्टेटस ऑफ सुपीरियर विच मे क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबऑर्डिनेट्स. तो अगर जो सुपीरियर है बहुत हाई लेवल पर है, हाई रैंक पर है, ही विल नॉट टॉक फ्रीली विद द पीपल ऑफ द लोअर लेवल, या जो लोअर लेवल पर्सन्स हैं वो भी सुपीरियर की स्टेटस की वजह से उससे बात करने से
हेजिटेट करते हैं, उस वक्त भी this can act as an organizational barrier due to the status of the superior or due to the status gap between the superior and subordinate. Next is complexity in organizational structure. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन कई लेवल्स के थ्रू पास ऑन होके जाती है, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन में गेट डिलेड और डिस्टॉर्टेड, बिकॉज डिफरेंट लेवल्स पर जब इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है तो वो फिल्टर होती जाती है, एंड समटाइम्स द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो चेंजेस व्हेन इट पासेस थ्रू मेनी levels. Next is organizational facilities. If facilities for smooth, clear and timely communications are not provided, then too the communication may be hampered. It means अगर employees को complaint box, suggestion box, frequent meetings, social relations इस तरह की कोई facility provide नहीं की जा रही organization में, तो वहाँ पर भी जो subordinates हैं they may hesitate for having any kind of free flow of communication. तो उस वक्त भी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ की कमी होना, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ की वजह से कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है. देन वी हैव फोर्थ टाइप ऑफ बैरियर्स, दैट इज पर्सनल बैरियर्स. सो द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ द सेंडर एंड रिसीवर, दे मे ऑल्सो एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सेंडर और रिसीवर के पर्सनल फैक्टर्स की वजह से भी कम्युनिकेशन हैम्पर हो सकता है. अब देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है. फर्स्ट इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी. इफ अ सुपीरियर परसीव्स दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवर्सली अफेक्ट हिज अथॉरिटी, अगर सुपीरियर को लगता है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशन उसकी अथॉरिटी को गलत तरीके से इफेक्ट कर सकता है, तो ही और शी में विदहोल्ड और सप्रेस सच मैसेज, तो वो उस मैसेज को खुद ही सप्रेस कर लेता है, आगे तक नहीं पहुंचाता. नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स. इफ द सुपीरियर्स डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस ऑन द कॉम्पिटेंसी, ऑन द एबिलिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, देन दे मे नॉट सीक देयर एडवाइस. अगर सुपीरियर को लगता है कि मेरे सबऑर्डिनेट में कुछ ऐसा विवेक नहीं है, कुछ ऐसी रेशनलिज्म नहीं है कि उससे कुछ सलाह ली जाए, तो उस वक्त सुपीरियर सबऑर्डिनेट से ज़्यादा बात नहीं करता. इन दैट केस सुपीरियर डज नॉट सीक एनी एडवाइस, ओपिनियन और सजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि सुपीरियर को खुद ही अपने सबऑर्डिनेट में कॉन्फिडेंस नहीं है. नेक्स्ट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. Sometimes the subordinate is not prepared to communicate with the superiors if they perceive that it may adversely affect their interest. अगर सबऑर्डिनेट को लगता है कि कम्युनिकेशन करने से उसे नुकसान हो सकता है, उस वक्त भी वो अपने सुपीरियर से कोई बात नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सबऑर्डिनेट से कोई गलती हो जाती है तो गलती को छुपा लेता है, बिकॉज ही हैज़ सम फियर ऑफ हिज पनिशमेंट और गेटिंग एन इंक्रीमेंट डाउन और एक्सपेलिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. तो उन चीज़ों की वजह से, उस पर्सनल फैक्टर की वजह से कि उसे सुपीरियर से डर लगता है, तो वहाँ भी वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करता. नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. इफ देर इज नो मोटिवेशन और इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन, देन टू सबऑर्डिनेट्स में नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट. इट मीन्स अगर सबऑर्डिनेट्स को कोई रिवॉर्ड, कोई एप्रिसिएशन नहीं दिया जाता ऑन गिविंग ऑफ एनी यूजफुल सजेशन, देन टू इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, कि प्रॉपर इंसेंटिव ना होने की वजह से एम्प्लॉय फर्दर कम्युनिकेशन करेगा ही नहीं, वो कोई भी यूजफुल सजेशन नहीं देगा. या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने सजेशन दिया, उसको इनकॉर्पोरेट तो किया, बट उस पर्सन को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया. इन दैट केस ऑल्सो the subordinate will not communicate further. So all these were the barriers to communication. Now we have to see that semantic barriers, psychological barriers, organizational barriers or personal barriers may appear
while doing the process of communication. But if we want to have a successful organization, we have to overcome these barriers. We have to find ways and means to overcome these barriers. Now we will see how to overcome these barriers. The first way is clarify the ideas before communication. The problem to be communicated to the subordinates should be very clear in all its perspectives to the executive himself. It means जो भी सेंडर है या जो भी कम्युनिकेटर है, he must be very much clear about what he wants to communicate. उसे ऐसी सिंपल लैंग्वेज में, ऐसी प्रॉपर लैंग्वेज में मैसेज डिज़ाइन करना चाहिए ताकि रिसीवर उसको ईजिली और क्विकली समझ जाए, और उसमें कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए. तो जो कम्युनिकेशन की बेसिक डिज़ाइन है, यहाँ जो उसमें लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, इट शुड बी दैट लैंग्वेज विच इज़ ईजिली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. और इस बात के बारे में सेंडर को बिल्कुल पहले से ही अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, व्हाट ही वांट्स टू कन्वे, पहले से ही पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर. यहाँ पर रिसीवर का क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो पूरी तरह से कम्युनिकेटर को या सेंडर को क्लियर होना चाहिए. कोई भी सेंडर जो है उसे कम्युनिकेशन अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एजुकेशन के बेसिस पे नहीं करना, रादर उसको कम्युनिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर. वो लैंग्वेज, वो भाषा, वो शब्द जो सेंडर को यूज़ करने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो रिसीवर इजीली समझ पाए. तो कम्युनिकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर. नेक्स्ट इज कंसल्ट others before communicating. Before actually communicating the message, it is better to consult with others. It is better to involve others in developing a plan for communication. अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन जब करते हैं तो उसमें जिन एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन किया जाना है, जिनके लिए वो मैसेज डिज़ाइन किया है, उनको भी साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए. तभी वो उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को तरीके से, सही तरीके से समझेंगे और उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. नेक्स्ट इज बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज. इट इज़ द कंटेंट ऑफ द मैसेज, टोन एंड लैंग्वेज यूज्ड, द मैनर इन विच द मैसेज इज कम्युनिकेटेड, दे शुड बी chosen very carefully while communicating. लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर, सिंपल और इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. जो वर्ड्स हैं ऐसे यूज़ करने चाहिए जो रिसीवर को सही से समझ में आ पाएँ और किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट ना करें. तो कोई भी कम्युनिकेशन करते हुए हमें सभी रिसीवर्स की नीड्स इन जनरल और उनकी किसी भी तरीके से फीलिंग्स हर्ट ना हों, उन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए. नेक्स्ट इज एंश्योर प्रॉपर फीडबैक. The communicator or sender, he may ensure the success of communication by asking questions regarding the message conveyed. यहाँ पर क्या है कि कम्युनिकेटर जो सेंडर है वो मैसेज पूरा होने के बाद या कम्युनिकेशन पूरा होने के बाद वो ज़रूर रिसीवर से इंश्योर करेगा कि अगर उनको कोई बात क्लियर नहीं है तो वो पूछ लें, और जो रिसीवर है उसे मैसेज को उसी तरीके से समझना है जैसे कि सेंडर चाहता है. अब ये बात रिसीवर और सेंडर के बीच में जब फीडबैक होती है, यहाँ पर रिसीवर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उसने उस कम्युनिकेशन से क्या समझा. अगर प्रॉपर फीडबैक इंश्योर की जाती है देन वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर. Generally, the communication is needed to meet the existing commitments to maintain consistency. The communication should aim at future goals of the enterprise. It means जो communication आज किया है वो at present जो भी किसी कंपनी के या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए होना चाहिए. साथ ही वो कम्युनिकेशन कंपनी के या बिजनेस के फ्यूचर गोल्स पर भी
ध्यान करेगा. So communication should remain true for present as well as for future. So these are the various ways how we can improve the effectiveness of a communication. और यहाँ हमने ये इंश्योर करना है कि कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो रिसीवर वही मीनिंग समझे, इंटरप्रेट करे जैसा कि सेंडर चाहता था. सो दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. I hope all of you might have understood the topic. Thank you and have a nice day. Thank you.